हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेपा आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को। ये द हिंदू एनालिसिस शुरू करें उससे पहले टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। अच्छा, आज धनतेरस भी है तो अ वेरी हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। दिवाली शुरू हो गई तो थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी निकालना, थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के लिए भी निकालना। पढ़ाई कंटिन्यू करनी है लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना, क्योंकि यही जो टाइम्स होते हैं ना, ये आपको एक तरह से रिफ़्रेश कर देते हैं। तो थोड़ा सा फेस्टिवल में घुलना मिलना, सेलिब्रेट करना बनता है। तो चलो टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी पढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट ट्रांसफॉर्म्स एवरेज इनटू एक्सीलेंस। तो अगर आप कंसिस्टेंट हैं टूवर्ड्स योर गोल, टूवर्ड्स योर एफर्ट फॉर योर गोल, तो आप अगर एवरेज हों तो भी आप एक्सीलेंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, जैसे होता है ना, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, तो वैसा ही काम यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ है। तो यहाँ पे अगर आपका हार्ड वर्क है तो आप किसी भी टैलेंटेड इंसान को भी यहाँ पे बीट कर सकते हो, इवन एक्सेलेंस को भी बीट कर सकते हो। तो विद दिस पॉजिटिविटी आगे बढ़ते हैं। आज के हम पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। GS1 में हमारे पास कुछ भी नहीं है। GS2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में से इंडो यूएस रिलेशंस को। सॉरी, ये इंडो यूएस नहीं होगा, ठीक है, ये यूएस चाइना रिलेशन होना चाहिए, मैंने ये गलत लिख दिया, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे यूएस चाइना रिलेशंस को हम एक मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ऑलराइट, इसके बाद यहाँ पे नाइजीरियाज लेगोस के बारे में देखेंगे। तो ये लेगोस कौन सी जगह है और ये क्यों न्यूज़ में है, नाइजीरिया में है, तो ये क्यों न्यूज़ में है, इसको देखेंगे। GS3 में वी विल बी लुकिंग इनटू एनवायरनमेंट में नेट ज़ीरो टारगेट। देखो, इतना टालम टोल करने के बाद, इतना सारा एफर्ट्स करने के बाद आखिर यहाँ पे इंडिया ने अपने लिए नेट ज़ीरो टारगेट सेट कर ही लिए, एंड दैट हैज़ बीन इन कॉन्ट्राडिक्शन विथ व्हाट आर एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैड सेड ऑन संडे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे एक नेट ज़ीरो टारगेट रख दिया है, लेकिन ऐसी उम्मीद थी नहीं कि इंडिया रखेगा, तो इसको भी देखेंगे। देन इंडियाज़ वाटर क्राइसिस। तो इंडिया में वाटर क्राइसिस किस तरह से यहाँ पे आगे बढ़ रहा है और क्या इसकी स्ट्रेटजी हो सकती है इसको टैकल करने की। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं इस एडिटोरियल में, इसको देखेंगे। देन साइन ऑफ ऑन पेरिस रूल बुक। तो ये आर्टिकल के बारे में समझेंगे। पेरिस रूल बुक क्या है इसको देखेंगे। गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में देखेंगे। देखो, कल ही हमने इंडस रिवर डॉल्फिन के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था किस तरह से पंजाब एफर्ट्स कर रहा है इंडस रिवर डॉल्फिन के साथ साथ उनके हैबिटेट को भी बचाने की। उसी के साथ हमने थोड़ा सा गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में देखा था, लेकिन क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैंने फिर से आज लिया है। ओके, सिक्योरिटी में पैराशूट यूनिट्स मैन्यूवर्स। तो इंडिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एयर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और ये किस तरह से कर रही है ये भी देखेंगे। GS4 में हम देखेंगे लॉ वर्सेस कंसाइंस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एथिक्स का, जिसके ऊपर काफ़ी केस स्टडीज़ भी आती हैं और काफ़ी थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको भी हम देखेंगे। शुरू करते हैं। इंडिया विल अचीव नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है। COP26 समिट चल रही थी, ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। UNFCCC की ये समिट है। अगर आप मेरे लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आप अभी तक ये रट चुके होंगे कि ये COP26 किसकी समिट है, कहाँ पे हो रही है, वगैरह सारी चीज़ें। नेट ज़ीरो एमिशन का भी आपको कंसेप्ट पता होगा, लेकिन अगर आपको नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट नहीं पता है या इस कंसेप्ट नहीं पता है तो आई विल एक्सप्लेन। नेट ज़ीरो एमिशन की बात जो कर रहे हैं, ये कार्बन एमिशन की बात कर रहे हैं कि कोई भी कंट्री कितना कार्बन एमिशन करेगी। तो क्या होता है, अभी देखो, अभी हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारे व्हीकल्स, हमारी जो भी पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, पावर प्लांट्स हैं, इन सभी से कार्बन एमिट होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस होती है एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन एमिशन होता है इन सभी जगहों से, ठीक है। इसके अलावा कार्बन को, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज होती है थ्रू इंडस्ट्रीज, थ्रू पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, इन सभी से जो कार्बन एमिट होती है उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एटमॉस्फेयर से उसको हटा के अपने अंदर खींचता है। एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं कौन? एक तो ट्रीज एंड फॉरेस्ट और दूसरा ओशंस। ये नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल सिंक्स हैं, ये नेचुरल कार्बन सिंक्स। कार्बन सिंक क्या होता है? जो कि एब्जॉर्ब कर ले कार्बन को एटमॉस्फेयर में से, तो ये नेचुरल कार्बन सिंक्स हैं। अब क्योंकि हम अपने फॉरेस्ट को भी ख़त्म कर रहे हैं,
डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम अपने ओशंस को भी पॉल्यूट कर रहे हैं, उसके अलावा हम इंडस्ट्रीज़ को भी बढ़ा रहे हैं, तो हमारा कार्बन एमिशन ओवरऑल बढ़ रहा है। लेकिन नेट ज़ीरो टारगेट का क्या मतलब है? नेट ज़ीरो टारगेट का मतलब है कि जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज़, जितने भी आपकी पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, जो भी जिस भी सोर्स से आप कार्बन एमिशन करते हो, ये कार्बन एमिशन फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट है, ठीक है, तो इतना ही यहाँ पे एक्स अमाउंट का ही कार्बन सिंक्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करें। मतलब कि जितना रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, उतना ही एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लिया जाए, हटा लिया जाए। इसको कहते हैं नेट ज़ीरो एमिशन। मतलब ये टारगेट आपको पहुंचना है, इस टारगेट तक पहुंचना है, और इंडिया ने कहा है कि हम 2070 तक इस टारगेट तक पहुंचेंगे, ठीक है। यूएस ये कह चुका है कि यूएस ने बोला है 2050 तक हम पहुंचेंगे, चाइना ने बोला है 2060 तक हम पहुंचेंगे, ठीक है, जापान ने भी यही बोला है। इंडिया का पहले बिल्कुल इरादा नहीं था कि हम कोई कमिटमेंट करें नेट ज़ीरो एमिशन से रिगार्डिंग। इनफैक्ट संडे को हमने जो न्यूज़पेपर एनालिसिस किया था, द हिंदू एनालिसिस, उसमें भी हमने देखा था कि एनवायरमेंट मिनिस्टर जो हैं हमारे, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया अभी तो बिल्कुल भी प्लान नहीं कर रहा कि वो नेट ज़ीरो एमिशन की तरफ बढ़े या नेट ज़ीरो एमिशन को लेकर एक टारगेट सेट करे खुद के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने COP26 में जाके ये कहा है कि 2070 तक हम यहाँ पे नेट ज़ीरो एमिशन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा क्यों कहा है? ऐसा इसीलिए कहा हो सकता है क्योंकि इंडिया वॉज वन ऑफ द मेजर इकोनॉमीज या वन ऑफ द मेजर एमिटर, ठीक है, और जो ऐसा एमिटर था जिसने अभी तक कोई नेट ज़ीरो टारगेट सेट नहीं किया है। तो इंडिया इज़ थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर, ठीक है, ऐसे देखा जाए तो। बाकी मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि हालांकि इंडिया एक थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है, लेकिन अगर आप उसकी पॉपुलेशन के फिगर को हटा दो या फिर इसका पर कैपिटा आप यहाँ पे एमिशन देखो, तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लोएस्ट कार्बन एमिटर, ठीक है। हमारा जो देश है वो सबसे कम एमिट करता है कार्बन को इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एमिशन, ठीक है। तो मतलब कि हमारा अभी तक उतना एमिशन है नहीं। अब क्योंकि इंडिया को देखो, डेवलप्ड कंट्रीज एज अ मेजर एमिटर देखती हैं, वो सिर्फ इस फिगर को देखती हैं कि थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है। फिर भी इंडिया ने अगर कोई टारगेट सेट नहीं किया है, नेट ज़ीरो टारगेट, तो एक इनडायरेक्ट प्रेशर बहुत फील होता है इंडिया के ऊपर, और शायद इसीलिए ये नेट ज़ीरो टारगेट की तरफ हमने कमिटमेंट किया है। अब देखो, इसमें कुछ टारगेट्स हैं जो पेरिस क्लाइमेट पैक्ट हुआ था, इसमें हमने अपने लिए कुछ टारगेट सेट किए थे जिसको हम कहते हैं INDC, यानी कि इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इंडिया ने खुद वॉलंटरीली अपने कुछ कंट्रीब्यूशंस को, अपने कुछ टारगेट्स को सेट किया था जो कि क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे, जो कि टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस होने से रोकेंगे, ठीक है। इसमें कुछ टारगेट्स थे, इसको भी हम देखेंगे आगे। पर अभी जो COP26 आया है उसमें इन टारगेट्स को अपग्रेड किया गया है। देखो, कंटिन्यूसली मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हो, तो कंटिन्यूसली लगभग 1 महीने से US UK जैसी जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रही थी कि एक तो आप नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट्स को यहाँ पे अपना कमिट करो, सेट करो। दूसरा कि आप यहाँ पे जो भी आपने पेरिस क्लाइमेट पैक्ट में जो भी टारगेट्स अपने लिए सेट किए थे वॉलंटरीली, उसको भी आप अपग्रेड करो। तो यहाँ पे दोनों काम होते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ कही गई है कि 2030 तक इंडिया जो है वो इंश्योर करेगा कि उसकी जो 50% एनर्जी है वो सोर्स दो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। तो देखो, ये कहा है इंडिया में। देखो, पेरिस क्लाइमेट जो पैक्ट हुआ था, इसमें हमने जो INDC साइन की थी, इसमें हमने बोला था कि हम यहाँ पे कोशिश करेंगे 40% जो हमारे यहाँ टोटल एनर्जी कैपेसिटी है उसका 40% रिन्यूएबल सोर्सेज से लाने की। लेकिन अभी हमने कहा है कि हम 50% लाएंगे, तो अपग्रेड किया हमने। दूसरी चीज़ यहाँ पे कही गई है कि 2030 तक हम यहाँ पे बिलियन टन्स कार्बन को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे कही गई है कि 45% जो GDP का है, ठीक है, इंडिया विल रिड्यूस इट्स एमिशन इंटेंसिटी पर यूनिट ऑफ GDP बाय लेस देन 45%। तो यहाँ पे ये कहा है कि हम अपनी कार्बन एमिशन इंटेंसिटी जो है इसको 45% तक कम करने की कोशिश करेंगे। INDC जो पेरिस पैक्ट के अंतर्गत साइन हुए थे उसमें कहा गया था कि हम 33 to 35% कम करने की कोशिश करेंगे। अब क्या कहा है? 45% करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये कही है कि हम यहाँ पे 500 गीगावाट्स को इंस्टॉल करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के फॉर्म में, ठीक है। 500 गीगावाट एनर्जी हम जनरेट करेंगे फ्रॉम रिन्यूएबल
रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, हमने ये चीज़ यहाँ पे कही गई थी। और पहले हमारा टारगेट ये कुछ 175 गीगावाट्स का था, ठीक है। इसमें 450 गीगावाट्स का था, जिसमें से अलग अलग सबके सोर्सेज थे, जिसमें 50 गीगावाट्स जो है ये इंक्रीज देखा गया है। ऑलराइट, और यहाँ पे इन सब चीज़ों के देखो हमने काफ़ी सारी चीज़ें मानी, ठीक है, लेकिन हमने काफ़ी सारी चीज़ें मनवाने की भी कोशिश की है। हमने क्लाइमेट जस्टिस के लिए ये कोशिश की है कि क्लाइमेट जस्टिस इंश्योर हो पाए, और इसके लिए हमने कोशिश की है कि यहाँ पे जो सभी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कम से कम $1 ट्रिलियन यहाँ पे मोबिलाइज करें फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि एक तो हमने नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट के लिए कमिट कर दिया है 2070 तक। दूसरा, हमने जो हमारे INDCs थे, इंडियाज़ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन थे पेरिस पैक्ट के, उसको अपग्रेड किया है काफ़ी कुछ, ठीक है। तीसरा, हमने वहाँ पे ये बात की है कि क्लाइमेट जस्टिस इंश्योर होना चाहिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पे $1 ट्रिलियन को मोबिलाइज करें फॉर द डेवलपिंग एंड वल्नरेबल कंट्रीज़। समझ गए, ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा ये अब देखो, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि ये कॉन्ट्रास्ट में था बिल्कुल, जो अभी तक प्लानिंग चल रही थी कि हम नहीं करेंगे नेट ज़ीरो टारगेट्स को सेट, उसके कॉन्ट्रास्ट में था। अभी संडे को ही जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं हमारे भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकें, जैसे कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। इस प्रिंसिपल के बारे में मैं कई बार बात कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे आगे। ऑलराइट, और यहाँ पे ये बात हुई थी कि जो नेशनल सर्कमस्टेंसेज हैं हमारे, अगर हम उस सर्कमस्टेंसेज में अभी हम डेवलप कर रहे हैं, अभी हमने अपना डेवलपमेंट उतना किया नहीं है, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेज में हमको नेशनल जो ये नेट ज़ीरो टारगेट है उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, उसको लेकर कोई टारगेट कमिट नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर हम नेट ज़ीरो टारगेट की तरफ जाते हैं तो हमें कोल से दूर जाना पड़ेगा, कोल बेस्ड पावर प्लांट से दूर जाना पड़ेगा, हमें रिन्यूएबल एनर्जीज़ के लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने के लिए। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग का खर्चा आएगा, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ मोर इंपॉर्टेंट इशूज़ लाइक पावर्टी, लाइक फूड सिक्योरिटी। इनको भी तो हमको देखना है। एनर्जी तो चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ही, लेकिन इनको भी तो देखना है। तो अभी नेट ज़ीरो टारगेट को सेट नहीं करेंगे, ये कहा था एनवायरमेंट मिनिस्टर ने, लेकिन अब किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो मिस्टर मोदी हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्लाइमेट एडाप्टेशन की भी बात की है, क्लाइमेट मिटिगेशन की भी बात की है, ठीक है। और जो डेवलपिंग नेशंस के अगेंस्ट इनजस्टिस हो रहा है उसकी भी बात की है, और इनकी क्लाइमेट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए उन्होंने इसकी बात की कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को $1 ट्रिलियन का जो फंड है उसको मोबिलाइज करना चाहिए। ओके, अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है ना, इंडिया की पर्टिकुलरली बात करें तो मोदी जी ने यहाँ पर ये बताया उस COP26 में कि देखो, इंडिया अभी ऑलरेडी कई सारे इशूज़ को झेल रहा है, जैसे कि क्रॉपिंग पैटर्न हमारा चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स आ रही हैं, एग्रीकल्चर हमारा रिजिलियंट उतना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी हमको फेस करनी है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। तो हमें यहाँ पे पैसे की ज़रूरत है, फंडिंग की ज़रूरत है। एक तरफ तो आपने हमसे ज़बरदस्ती ये साइन करवा लिया कि भाई नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट बताओ, दूसरी तरफ आप हमको यहाँ पे फंडिंग भी नहीं दे रहे हो। जो पहले बात हुई थी कि आप हमें फंडिंग दोगे, पेरिस फंडिंग के टाइम पे, पेरिस क्लाइमेट पैक्ट के दौरान ही ये बात हुई थी कि 2020 से यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कोशिश करेंगी कि यहाँ पे फ़ंड को मोबिलाइज कर पाएँ फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़। लेकिन 1 साल बीत गया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें फ़ंड्स की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक चीज़ ये कही गई है कि हम यहाँ पे कोशिश करेंगे सस्टेनेबल लिविंग की, इसके साथ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ को साथ में लेने की। और हमने यहाँ पे कई सारे एफर्ट्स भी स्टार्ट किए हैं, जैसे जल जीवन मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, उज्ज्वला स्कीम है। इन सभी के थ्रू हम क्या कोशिश कर रहे हैं? इन सभी के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं अपना नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन को कम करने की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज की तरफ बढ़ने की, क्लाइमेट चेंज को रोकने की। समझ गए? अब देखो, यहाँ पे जो मैं बात कर रही थी ना, एक तो पेरिस पैक्ट जो है हमारा, ये जो है पेरिस पैक्ट के दौरान, जो पेरिस पैक्ट कब साइन किया गया था? 2016 में साइन किया गया था, ठीक है। ये जो है 2015 में साइन किया गया था। पेरिस पैक्ट में कुछ INDCs थे जो मैंने आपको बताया, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। ये जो है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, इसमें क्या टारगेट्स थे और हमारा अपग्रेड हुआ है जो, ठीक है, COP26 में, उसके क्या टारगेट्स हैं? अच्छा, ये COP26 है, ये पेरिस पैक्ट कब साइन हुआ था? COP21 में, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? ये किगाली में हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है ग्लासगो में। तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जो स्टेट PSCs वगैरह होती हैं, वनडे एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें ये आ जाता है।
अच्छा, अब देखो ये आईएनडीसी की बात करें तो आईएनडीसी में ये कहा गया था कि 2030 तक हम कोशिश करेंगे 33 to 35% तक अपनी कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को कम करने की। यहाँ पे कहा गया है कि हम यहाँ पे कोशिश करेंगे 45% तक कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को कम करने की बाय 2030। ओके, इसके अलावा यहाँ पे कहा गया था कि हम जो टोटल इलेक्ट्रिक पावर जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका 40% हम कोशिश करेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जीज से आए। यहाँ पे कहा गया है कि हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जितनी भी इंस्टॉल्ड एनर्जी है, हमारी इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है, इसका 50% रिन्यूएबल रिसोर्सेज से है। तो यहाँ पे 50% है, वहाँ पे 40% है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये कहा गया कि हम अपने कार्बन सिंक को बढ़ाएंगे। यहाँ पे भी सेम चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये कहा गया कि 500 गीगावाट्स को हम यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करेंगे। पहले ये टारगेट 450 गीगावाट्स का था। इसके बाद वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे कैरियर जो है ये नेट ज़ीरो बनने वाला है, इंडिया की बात कर रहे हैं। और 2050 का टारगेट सेट किया यूके ने अपने नेट ज़ीरो एमिशन के लिए, और चाइना ने सेट किया 2060 का टारगेट, जैसे कि मैंने आपको बताया। ऑलराइट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। देखो, ये है हमारा इंडिया। ठीक है, इंडिया जो कि अभी भी एक डेवलपिंग स्टेज में है। इंडिया के पास अभी भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं एनर्जी को लेकर। ठीक है, पावर्टी को लेकर। लोगों के पास आज भी घर में चूल्हा नहीं है, लोग आज भी वहाँ पे लकड़ियाँ कलेक्ट करके बनाते हैं खाना। हालांकि कई सारी स्कीम्स चलाई गई हैं, उज्ज्वला योजना जैसे। ठीक है, तो जिसके कारण असर आ रहा है, इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया के पास अभी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हमको करना है। ओके, हमें अपनी इकोनॉमी भी बढ़ानी है, हमें अपने एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाने हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है। ये सारे इश्यूज़ हैं हमारे पास। और दूसरी तरफ है यूएस, यूके जैसी कंट्रीज़ जो कि अभी डेवलप्ड हो चुकी हैं। ठीक है, अब देखो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इन्होंने बहुत पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन इनका शुरू हो गया था। ठीक है, मतलब इन्होंने शुरू बहुत जल्दी किया था। ठीक है, लगभग 19th सेंचुरी में इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। 1850s के आसपास तो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था यूएस में। लेकिन इंडिया में कब हुआ? अगर आप ध्यान से देखो, ब्रिटिश कॉलोनी की बात करो, जब हमारा कॉलोनियल एरा की बात करो, तो उसमें तो कोई डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, जो भी डेवलपमेंट थोड़ा बहुत हुआ था वो क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटिशर्स के फ़ायदे के लिए उन्होंने सोचा हमको ज़रूरत है इसकी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस ही, आफ्टर 1950s ही हमारे यहाँ पे मेजर डेवलपमेंट हुआ है। इसमें भी आफ्टर 1990s हमारे यहाँ पे मेजर डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि यहीं से हमारी इकोनॉमी जो थी वो ओपन हुई थी। ठीक है, तो अभी हमने क्योंकि स्टार्ट लेट किया है, तो हमें अभी समय चाहिए, हमें भी तो टाइम चाहिए। इनको तो कितना टाइम मिला? 19th सेंचुरी में, 1850s के आसपास इन्होंने शुरू किया है, तो लगभग इनको 150 साल से ज़्यादा का टाइम मिला है। और हमें तो अभी यहाँ पे देखो, अगर 1990s को माने तो अभी तो हमको 30 साल भी नहीं मिले हैं। तो हम क्यों यहाँ पे अपना कार्बन एमिशन को कम करें? ठीक है, हमारे पास तो अभी कार्बन एमिशन को करने का स्कोप है। ये तो अपना जितना एक्सप्लॉइट करना था क्लाइमेट को, ये जितना एक्सप्लॉइट करना था अर्थ के रिसोर्सेज को कर चुके, इनकी इंडस्ट्रीज हो चुकी हैं डेवलप। ठीक है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ज़्यादा। अब इनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये क्लाइमेट चेंज को रोकें, नेट ज़ीरो एमिशन की तरफ बढ़ें। लेकिन क्या इंडिया की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी यूएस की है? तो ऐसा नहीं है। हाँ, हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अर्थ के जितने भी असेट्स हैं, नेचुरल असेट्स हैं, उनको बचाएं, कंजर्व करें, क्लाइमेट चेंज को होने से रोकें, टेम्परेचर राइज को होने से रोकें। ये सभी की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे कोई डेवलप्ड हो या ना हो, सभी की जिम्मेदारी है ये। लेकिन डिफरेंशिएटेड है ये। डिफरेंशिएटेड मतलब कि यहाँ पे सभी की एक जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लाइमेट को, एनवायरनमेंट को, अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया हुआ है, और उसी से वो डेवलप्ड हुई हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने अभी तक एक्सप्लॉइट किया ही नहीं है। वो तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जो एक्सप्लॉइटेशन किया है उसका रिजल्ट भुगत रहे हैं यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ भी। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, एडेप्टेशन के लिए, मिटिगेशन के लिए, तो यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ भी डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिफरेंशिएटेड है और कैपेबिलिटीज़ भी डिफरेंशिएटेड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए डिफरेंशिएटेड है क्योंकि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने काफ़ी कुछ एक्सप्लॉइटेशन कर लिया है, और ये अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरी कंट्रीज़ को यहाँ से क्लाइमेट चेंज से बचाएं। और क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटीज़ भी हैं, इसीलिए इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये उनको फंडिंग दे, ये उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे,
सो दैट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो थोड़ा बहुत कार्बन एमिशन करते हुए भी सस्टेनेबल रख पाएँ अर्थ को। ठीक है, समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए। अब देखो ये जो प्रिंसिपल आया था ना, ये आया था यूएनएफसीसी में, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में। ये बोलता है कि हर कंट्री की डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ और डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जो मैंने बताया वही। तो यहाँ पे कहा गया है कि अनेक्स 1 और नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज़ हैं। यूएनएफसीसी में 2 लिस्ट हैं, ठीक है, जिसमें एक है एनेक्स 1 कंट्रीज़, एनेक्स 1 में डेवलप्ड कंट्रीज़ आती हैं, और एनेक्स 2 है या फिर नॉन एनेक्स कंट्रीज़ हैं जिसमें कि डेवलपिंग कंट्रीज़ आती हैं या स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ आती हैं। तो इसमें ये कहना है, इस प्रिंसिपल के अंतर्गत ये कहा गया है कि जितनी भी कंट्रीज़ एनेक्स 1 में आती हैं वो सभी जो हैं इससे बाध्य हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, और उनको जो नॉन एनेक्स कंट्रीज़ हैं उनसे, नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे हेल्प करना चाहिए। ठीक है, अंडर द कन्वेंशन अनेक्स 1 कंट्रीज़ हैव ग्रेटर मिटिगेशन रोल देन नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज़। तो नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज से ज़्यादा रोल किसका बनता है यहाँ पे? एनेक्स 1 कंट्रीज़ का। इसके अलावा यहाँ पे ये भी समझ में आना चाहिए आपको कि जो CBDRRC जो प्रिंसिपल है, ये अनेक्स क्लासिफिकेशन वगैरह जो सब हुआ था, ये कोडिफाई कब हुआ था? 1997 में कोडिफाई हुआ था ड्यूरिंग क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल के टाइम पे ये कोडिफाई हुआ था। और ये याद रखना कि ये जो एनेक्स 1 कंट्रीज़ का एमिशन रिडक्शन टारगेट्स हैं ये लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिगार्डिंग था। ठीक है, कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी कंट्री कितना एमिट कर सकती है। तो इसमें जो एनेक्स 1 कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इन्होंने यहाँ पे अपने कुछ टारगेट सेट किए थे, और इनके ऊपर ये जो टारगेट्स हैं ये बाध्य हैं कि आपको इतना टारगेट फुलफिल करना ही है। ठीक है, यानी कि आपको इतना एमिशन रोकना ही है। ठीक है, इतना एमिशन कट करना ही है, इतना एमिशन रिड्यूस करना ही है, तो लीगली बाउंड है। लेकिन एनेक्स 2 कंट्रीज़ जो हैं या फिर नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर कोई लीगली बाइंडिंग टारगेट्स नहीं है। समझ गए? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन एनवायरमेंट। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। देखो ये एक और एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही आर्टिकल है। यहाँ पे ये कहा है हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने, COP26 अभी चल रही है, और उसी के दौरान एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने ये कहा कि बेसिक जो कंट्रीज़ हैं, बेसिक का क्या मतलब है? बेसिक एक तरह का आप ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हो, एक ग्रुप समझ सकते हो कंट्रीज़ का, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। एक तो यहाँ पे देखो, ये है ब्राज़ील, ये है साउथ अफ्रीका, ये है इंडिया और ये है चाइना। तो ये 4 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है वो ये कह रहा है, उनके बिहाफ पे हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने ये कहा है कि यहाँ पे पेरिस रूल बुक को अब साइन करने की ज़रूरत आ गई है। पेरिस रूल बुक क्या है? देखो, पेरिस रूल बुक क्या है? पेरिस क्लाइमेट पैक्ट जब हुआ था 2015 में, उस टाइम पे एक रूल बुक बनाई जानी थी जिसमें ये बताया जाना था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ किस तरह से फाइनेंस करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, किस तरह से कैपिटल को मोबिलाइज करेंगी। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे वादा किया था, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने वादा किया था कि हम $100 बिलियन को हर साल यहाँ पे मोबिलाइज करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। लेकिन इसको रिगार्डिंग जो रूल बुक होनी थी वो बनी नहीं। इसको रूल बुक को बनाने की कोशिश COP24 में भी की गई थी। COP24 में जब पोलैंड में ये मीटिंग हुई थी 2018 में, तब भी ये रूल बुक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन रूल बुक बन नहीं पाई। ठीक है, तो यहाँ पे इस रूल बुक में क्या क्या होगा? पहला तो यहाँ पे एग्रीमेंट्स होंगे कि किस कंट्री का क्या क्या यहाँ पे टारगेट है। दूसरा, यहाँ पे टूल्स एंड प्रोसेसेस बताए जाएंगे कि किस तरह से हमको क्लाइमेट चेंज को रोकना है। तीसरी, यहाँ पे फंडिंग वगैरह की बात की हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इट इन डूइंग सो फुल इफेक्ट मस्ट बी गिवन टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स। तो जब भी हम रूल बुक बनाएं, पहले तो बेसिक जो कंट्रीज़ हैं, 4 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है बेसिक, उन्होंने कहा है पहले तो आप रूल बुक बनाइए COP26 में। दूसरी चीज़ इन्होंने ये कही है कि जब आप ये रूल बुक बनाएं तो ये जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इसका प्रिंसिपल है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें, और इसको ध्यान में रखते हुए आप इस रूल बुक को बनाएं। अभी हमने देखा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो कंसेप्ट था। ठीक है, और यहाँ पे ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ऑल पार्टीज नीड टू इमीडिएटली कंट्रीब्यूट देयर फेयर शेयर एंड अचीव दिस वुड रिक्वायर डेवलप्ड कंट्रीज टू रैपिडली रिड्यूस देयर एमिशन। तो यहाँ पे ये एक अर्ज किया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपना कार्बन एमिशन कम करें, सो दैट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए थोड़ा स्कोप बचे, थोड़ा कार्बन स्पेस बचे यूज़ करने के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कही है कि यहाँ पे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले कंसेप्ट को निभाते हुए, अपनाते हुए फिर यहाँ पे रूल बुक बनाई जाए। इसके अकॉर्डिंग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि यहाँ पे फाइनेंस करो भाई, डेवलपिंग कंट्रीज़ को यहाँ पे मोबिलाइज करो, जो पैसे की बात की हो। अब जैसे हमारे मोदी जी ने भी ये कहा कि $1 ट्रिलियन आप
मोबिलाइज करो। हालांकि इन्होंने बोला था कि हम $100 बिलियन करेंगे, $100 बिलियन, ये भी नहीं किए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो ये आर्टिकल जो है ना, ये है रिगार्डिंग डीपनिंग वाटर क्राइसिस इन इंडिया। ठीक है, वाटर क्राइसिस किस तरह से डीपन हो रहे हैं इंडिया में, उसको लेकर है। तो देखो पहले कुछ फैक्ट्स देख लो। नीति आयोग की रिपोर्ट की माने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स आया था इनका 2018 में। इसमें ये कहा गया था कि 600 मिलियन इंडियंस जो हैं वो एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये कहा गया कि 2 लाख लोगों की जान चली जाती है हर साल ड्यू टू इनएडिक्वेट एक्सेस टू सेफ वाटर। तो लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे सेफ वाटर को, और उसके कारण हर साल यहाँ पे 2 लाख लोगों की जान चली जाती है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की माने तो लगभग द अमाउंट ऑफ वाटर करंटली अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल विल फॉल बिलो हाफ। तो देखो यहाँ पे जो आज की डेट में लोगों के पास पर कैपिटा वाटर यूसेज के लिए जो सप्लाई बना हुआ है 2030 तक वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि ये आधा हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा है कि लगभग 6% यहाँ पे फॉल होगा जीडीपी में बाय 2050 बिकॉज ऑफ दिस वाटर स्कासिटी। तो वाटर स्कासिटी के कारण कंट्रीज को इकोनॉमिकली भी भुगतना पड़ेगा, ये चीज़ कही है वर्ल्ड बैंक ने। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दीज फैक्ट्स विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एड्रेस the main questions, to address the significance और to address the need of tackling water stress। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए आपको कि ये फैक्ट्स आपको यूज़ करने कहाँ हैं। जैसे कल भी मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में आप यूज़ कर सकते हो इस तरह की फैक्ट्स को। अब देखो ये बात करते हैं इस आर्टिकल की। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि इंडिया का वाटर क्राइसिस जो है, जो फैक्ट्स मैंने आपको बताया उसके बेसिस पे आपको समझ आ रहा होगा कि इंडिया का वाटर क्राइसिस कितना ज़्यादा यहाँ पे इंटेंसिव है। और यहाँ पे इसको प्रॉपरली हैंडल करने के लिए क्या किया गया है, हमारी मिनिस्ट्रीज ने भी ये किया है और ऑथर भी इसको सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे सेग्रीगेशन किया गया है। अर्बन और रूरल एरियाज़ का सेग्रीगेशन किया गया है ये समझने के लिए कि अर्बन एरियाज़ में क्यों ये वाटर क्राइसिस हो रहा है और इससे किस तरह से निपट सकते हैं, और रूरल एरियाज़ में ये क्यों हो रहा है और इससे कैसे निपट सकते हैं। और इसकी एक बहुत ही बढ़िया केस स्टडी दी है इन्होंने अपने इस एडिटोरियल में। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे आगे। ये बात करते हैं कि लोकस स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होना चाहिए, यानी कि जिस लोकेशन पे आप बेस्ड हो उस लोकेशन पे बेस्ड यहाँ पे रिस्पॉन्स होना चाहिए। अगर आप अर्बन एरिया में बेस्ड हो तो उस लोकेशन के बेसिस पे आप यहाँ पे रिस्पॉन्ड करो फॉर वाटर क्राइसिस। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कही है कि अगर हम सोर्सेज की बात करें कि सप्लाई आज की डेट में कहाँ से आता है वाटर का, तो अर्बन एरियाज़ में आप देखोगे तो अर्बन एरियाज़ में सिर्फ 50 to 60% जो वाटर अवेलेबिलिटी है, सप्लाई है, वो ग्राउंड वाटर से आता है। बाकी सरफेस वाटर, रिवर्स, ठीक है, पॉन्ड्स वगैरह का भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है, लेक्स का, टैंक्स का, रिजर्वायर्स का। लेकिन रूरल एरियाज़ में अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे 80 to 90% जो यूसेज होता है ये ग्राउंड वाटर का होता है, और लगभग 75% इरीगेशन भी जो होता है ये ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज से होता है। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे हमको किसको टैकल करना है। यहाँ पे रूरल एरियाज़ में हमको सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, और अर्बन एरियाज़ में भी हमको कोशिश करनी है कि हम यहाँ पे ग्राउंड वाटर पे इतना ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट ना हो। इसके बाद यहाँ पे देखो एक CWC यानी कि जो रिपोर्ट है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो है नीति आयोग की, इसमें 2019 की रिपोर्ट में ये कहा गया कि लगभग 21 मेजर कंट्रीज़ हैं, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद जैसी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे जो 100 मिलियन पॉपुलेशन है, पीपल की पॉपुलेशन है, ये बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होने वाली है बिकॉज ऑफ द वाटर क्राइसिस। इनके पास लगभग जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वो लगभग एग्जॉस्ट होने वाले हैं बाय 2030। और ये कहा गया है कि जो डिमांड है बाय 2030 ये डबल हो जाएगी, यानी कि वाटर की जो डिमांड है वो डबल हो जाएगी और वाटर के रिसोर्सेज बहुत कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत तगड़ा, बहुत इंटेंसिव यहाँ पे आपको वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल सकती है। देन यहाँ पे ये बात करते हैं, अब आते हैं हम केस स्टडी पे। जो इन्होंने शुरुआत में बात की थी कि अर्बन एरियाज़ को हम अलग और रूरल एरियाज़ को अलग, यानी कि लोकल स्पेसिफिक हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए, उसको लेकर यहाँ पे अर्बन एरियाज़ में ये कहा गया है कि अर्बन एरियाज़ का हम एक केस उठाते हैं, जैसे कि चेन्नई का। चेन्नई ने 2019 में बहुत ही बुरे क्राइसिस देखे थे रिगार्डिंग वाटर। ठीक है, यहाँ पे पानी जो था पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था, बिल्कुल भी पाइप्ड वाटर था ही नहीं, मतलब फॉर मंथ्स यहाँ पे पाइप्ड वाटर नहीं था। यहाँ पे ट्रेन से वाटर भेजा जा रहा था। अगर आपको याद हो द हिंदू में सबसे आगे, सबसे फ्रंट पेज पे एक पिक्चर आई थी जिसमें ट्रेन से टैंक्स भर भर के ले जाए जा रहे हैं चेन्नई में, क्योंकि वहाँ पे पानी खत्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज़्यादा किल्लत हुई थी। उसके बाद यहाँ पे चेन्नई में देखा जाता है कि
कि कई बार फ्लड्स भी आती हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लड्स भी आती हैं, फिर कई बार यहाँ पे ड्रॉट देखने को मिलता है, ये सब क्यों है? ये सब है क्लाइमेट चेंज के कारण। दूसरा, यहाँ पे हमारा जो लाइफस्टाइल बदल रहा है, हमारा जो बिहेवियर बदल रहा है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, वो भी एक कारण है। इसके अलावा हमारी एनक्रोचिंग बहुत हो रही है, ठीक है। एनक्रोचमेंट के कारण हमारे यहाँ पे फ्लड्स आ जाती हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे ड्रॉट्स आ जाती हैं। लेक्स और वेटलैंड्स पे हमने एनक्रोच कर दिया, जिसके कारण हमारे पास पानी नहीं बचता, ठीक है। तो देखो, आप वेटलैंड के ऊपर जब गर्मियों में वेटलैंड्स के ऊपर आप पानी यहाँ पे घर बना दोगे, तो यहाँ पे आप पानी कहाँ से निकालोगे? जो बारिश का मौसम है उस पे अगर आप यहाँ पे घर बना दोगे, वेटलैंड्स के ऊपर एनक्रोच कर दोगे, तो बाढ़ तो आनी ही है, क्योंकि यहाँ पे वेटलैंड्स ही तो उसको सोखते हैं। वेटलैंड्स कैसे काम करते हैं? एक स्पंज की तरह काम करते हैं। वेटलैंड्स क्या करते हैं, जब बारिश आती है, जब पानी गिरता है, तो ये इसको स्टोर कर लेते हैं स्पंज की तरह, जैसे कि फ्लड्स ना आए। और जैसे ही बारिश होती है, जैसे ही धूप आती है, वैसे ही यहाँ पे एक ये वाटर रिजर्वायर की तरह बन जाते हैं, ठीक है। और वाटर इस पे से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो एक तरह से बैलेंस मेंटेन करने का काम करते हैं ये वेटलैंड्स, ठीक है। तो इनके ऊपर अगर इंक्रोचमेंट होगा तो वो एक कारण है। दूसरा, यहाँ पे लैक ऑफ स्पेस है फॉर वाटर टू परकोलेट। यहाँ पे हर जगह कंक्रीटाइजेशन हुआ है, ठीक है। जो मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, यहाँ पे हर जगह कंक्रीट का यूज़ कर दिया गया है, तो यहाँ पे वाटर को स्टोर करने के लिए, वाटर को परकोलेट करने के लिए जगह ही नहीं है, ठीक है। तो रिचार्ज कैसे होगा ग्राउंड वाटर? उसके अलावा हम फॉरेस्ट को भी काटते जा रहे हैं, ग्रीन कवर को काटते जा रहे हैं। जैसे कि अभी हमने मुंबई में भी लगभग 2500 ट्रीज़ को काटी, लगभग 2500 ट्रीज़ को काटा। आरे कॉलोनी में, आरे जो फॉरेस्ट था, उस रीजन में हमने लगभग 2500 ट्रीज़ काट दी, ठीक है। तो इस तरह के हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसी के लिए तो यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज हमारे डिप्लीट हो रहे हैं। दूसरी ये बात करते हैं कि अभी हमको करने की क्या ज़रूरत है? हमें इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग करने की ज़रूरत है, इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है। यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जल शक्ति है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाली जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, पंचायती राज वाली मिनिस्ट्रीज़ हैं, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्रीज़, इन सभी को साथ में काम करने की ज़रूरत है, साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पे ये कहा गया है कि इफेक्टिव लैंड एंड वाटर जोनिंग रेगुलेशंस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लैंड जोनिंग कैसे, कि यहाँ पे एक कॉन्टूर्स बना दो आप, ठीक है, कि इस रीजन में इस रीजन से पानी इस रीजन में डाइवर्ट ना करे, इसके लिए आप कॉन्टूर्स बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अर्बन वाटर बॉडीज़ के आसपास, ग्राउंड वाटर सोर्सेज के आसपास यहाँ पे आप कॉन्टूर्स बना सकते हो। एक्वीफर्स, वेल्स के आसपास रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो। इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। दूसरी यहाँ पे केस स्टडी देखो, एक केस स्टडी तो हमने चेन्नई की देखी, दूसरी केस स्टडी हम देखते हैं रूरल एरियाज में से पंजाब रीजन की। अब देखो, पंजाब रीजन में तो वैसी कोई इश्यूज़ नहीं है जो चेन्नई में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत बुरा ग्राउंड वाटर रिसोर्स का, ग्राउंड वाटर क्राइसिस देखने को मिला, ठीक है। और यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, उसमें ये कहा गया कि 25 सालों में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि पंजाब एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, अगर एक्सट्रैक्शन इसी तरह से होता रहता है तो। लगभग 82% जो पंजाब का लैंड है, वो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को लगभग एग्जॉस्ट कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इशू क्या है? यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज़ तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 1960s के दौरान लगभग 35% होता था, ठीक है। आज की डेट में ये जो एक्सट्रैक्शन है, ये 70% से भी ज़्यादा हो गया है आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द कॉज, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में सब्सिडाइज रेट्स पे इरीगेशन फैसिलिटीज़ मिल रही थी। और ये इरीगेशन फैसिलिटीज़ कैसे मिल रही थी? थ्रू ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। और इसीलिए ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करने की आदत पड़ गई पंजाब के फार्मर्स को। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे पहले ही वाटर की इतनी किल्लत, उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को उगाया जा रहा है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स कौन से हैं? जैसे कि पैडी यानी कि धान, चावल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी मांगता है। अब आपको जब पता है कि हमारे एरिया में उतना पानी नहीं है, तो आप ये वाली क्रॉप क्यों उगा रहे हो? तो इस तरह के यहाँ पे इश्यूज़ हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो मैनेजमेंट है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है अलॉन्ग विथ वाटर बजटिंग, ठीक है, कि वाटर बजटिंग आपको कैसे करनी है ये भी ध्यान रखना है। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट करने की ज़रूरत है। एक्वीफर्स बनाओ, रिचार्ज करो ग्राउंड वाटर को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। अब देखो, अगर आप अपनी कम्युनिटी को ये एनकरेज करते हो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करे हर घर, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ सकता है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है बिटवीन एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट को आप यहाँ पे पकड़ो, एग्रीकल्चर को पकड़ो और एनवायरनमेंट, और इन तीनों को कंसिडरेशन में लेके फिर आप आगे की पॉलिसीज़ बनाओ। फिर आप ये देखो कि हमको किस तरह के क्रॉप्स उगाने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात हुई है कि 2024 के में तो यहाँ पे एक जल शक्ति अभियान शुरू करा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, और इसमें टारगेट सेट किया है कि 2024 तक हम हर घर में टैप्ड वाटर पहुँचाएंगे। लेकिन ऑथर
यहाँ पे कहते हैं कि दिस शुड नॉट बी आर प्रायोरिटी। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि हम हर घर में टैप्ड वाटर पहुँचाएं। हमारी प्रायोरिटी इंस्टीड ये होनी चाहिए कि हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करें और कंजर्व करें वाटर रिसोर्सेज को, ठीक है, और मिनिमाइज करें हम, ठीक है, जो वाटर का वेस्टेज है, और इफिशियंसी जो है वाटर यूज़ की उसको बढ़ाएं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ कही गई कि नेशनल वाटर पॉलिसी जो नई बनाई जा रही है उसमें वी ऑल होप कि इस तरह के कुछ मेजर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे मेजर्स बताए गए थे। एक तो इंटीग्रेशन का, कोऑर्डिनेशन का, ठीक है, बिटवीन एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, बिटवीन मिनिस्ट्रीज, बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो लोकस स्पेसिफिक रिस्पांस की बात की गई है वो भी एक नया और यूनिक पॉइंट है, ठीक है। तो इनको आप यूज़ कर सकते हो अपने मेंस में। देन रेस्क्यू गाइड लॉन्च्ड फॉर गैंजेस रिवर डॉल्फिन। तो गंगा रिवर डॉल्फिन या गैंजेस रिवर डॉल्फिन के लिए यहाँ पे रेस्क्यू ड्राइव स्टार्ट की गई है। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने ये रेस्क्यू ड्राइव स्टार्ट किया है। ये याद रखना, जल शक्ति मिनिस्ट्री है इस रेस्क्यू ड्राइव के पीछे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ड्राइव स्टार्ट की गई है, जो ये गंगा रिवर डॉल्फिन के लिए रेस्क्यू प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, इसके पीछे टोटल सर्वाइवल अलायंस है, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, ठीक है, यूपी की मिनिस्ट्री है ये। तो ये सब मिलके यहाँ पे इसको जो गंगा रिवर डॉल्फिन है ये इस तरह की दिखती है, इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। तो देखो अभी जो है यहाँ पे पता चला कि लगभग 25 गंगा रिवर डॉल्फिन को यहाँ पे इरिगेशन कैनल से जो फंसी हुई थी ये, वहाँ से इनको रेस्क्यू किया गया है। तो देखो अभी हो क्या रहा है, अभी इशू क्या है ये समझो। तो देखो गंगा रिवर में और गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज में जो गंगा रिवर डॉल्फिन है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, फिशेस कम हो रही हैं, ठीक है, और डॉल्फिन्स का जो नंबर था वो अच्छा हो गया था। इसके कारण क्या हो रहा है कि एक तो यहाँ पे इशू है कि इनकी एक्सीडेंटली ये पकड़ में आ जाती हैं। जब कोई फिशिंग कर रहा है, फिशेस पकड़ रहा है, तब ये पकड़ में आ जाती हैं, तो एक्सीडेंटली इनकी डेथ हो जाती है। दूसरा, ये इरिगेशन कैनाल्स में फंस जाती हैं। तो उससे रेस्क्यू करने का काम करेगा मेनली ये रेस्क्यू गाइड प्रोग्राम जो है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में देखें हम, जो गंगा रिवर डॉल्फिन है उसके बारे में। तो देखो गंगा रिवर डॉल्फिन जो है ऑफिशियली डिस्कवर हुई थी इंडिया में इन 1801, ठीक है। ये कौन कौन से रीजन में मिलती है, तो देखो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, जो इन तीनों का कॉन्फ्लुएंस रीजन है, इस साइड पे मिलती है ये। कर्णफुली संगू रिवर है, ये नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश की रिवर सिस्टम्स है, ठीक है, इस रीजन में भी मिलती है ये गंगा जो गैंगटिक डॉल्फिन है वो, ठीक है, गंगा रिवर डॉल्फिन। ये जो है ये सिर्फ फ्रेश वाटर्स में रह सकती है और एसेंशियली ब्लाइंड होती है, देख नहीं सकती। ये अपनी साउंड टेक्नोलॉजी यानी कि सोनार का यूज़ करती है अपने जो भी शिकार हैं उनको पकड़ने के लिए, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज़ करती है, एमिटिंग अल्ट्रासोनिक साउंड्स, जैसे सोनार यूज़ करती है ना। सोनार कैसे होती थी, आपने पढ़ा होगा बचपन में, ये अगर कोई सी है, ये ऊपर शिप है, ठीक है, तो ये कैसे पता लगाएगी कि अगर नीचे कोई खजाना है तो ये सोनार टेक्नोलॉजी के थ्रू पता लगाएगी। यहाँ से एक साउंड को एमिट करेगी, अल्ट्रासोनिक साउंड को, और अगर ये टकरा के आती है तो इस बेसिस पे, इसको डिस्टेंस के बेसिस पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ पड़ा है, यहाँ पे कुछ सामान इंपॉर्टेंट पड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या करती है ये डॉल्फिन है, ठीक है, और ये डॉल्फिन क्या करती है, एक साउंड जनरेट करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड। और अगर सामने कोई फिश है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको ये खा सकती है, वहाँ से जब ये अल्ट्रासोनिक साउंड लौट के आएगी तो इसको पता चल जाएगा कि कितने डिस्टेंस पे ये इसका शिकार है, और इस तरह से ये शिकार करती है, ठीक है। और जिस तरह की आवाज़ निकालती है उसको, उसके कारण इसका नाम सुसु भी है, ठीक है। तो सुसु इसका नाम है बिकॉज ऑफ इट्स अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कि जो पॉपुलेशन है इंडिया में डॉल्फिन की, ये गंगटिक डॉल्फिन की, वो लगभग 1200 से 1800 के बीच में है, और ये एक बहुत रिलायबल इंडिकेटर है ऑफ रिवर इकोसिस्टम। अगर किसी रिवर में गैंगटिक डॉल्फिन आपको ज़्यादा देखने को मिल रही हैं तो आप ये कह सकते हो कि उस रिवर इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है। अच्छा, इंडिया में 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एक्वेटिक एनिमल के तौर पे गैंगटिक डॉल्फिन को रिकग्नाइज किया है, ठीक है। अच्छा, इसमें थ्रेट्स क्या हैं, एक तो है बाय कैच। बाय कैच मतलब बाय चांस ये कैच हो जाती हैं, बाय चांस एक्सीडेंटली इनको कैच कर लिया जाता है नेट्स में, ठीक है, जिनके कारण इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। वैसे ये फिशेस को कैच करने के लिए यहाँ पे नेट्स बिछाए जाते हैं, लेकिन उस कैच में डॉल्फिन्स भी फंस जाती हैं जिनके कारण इनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा पॉल्यूशन, जो इंडस्ट्री से पॉल्यूशन डायरेक्टली हम रिवर्स में बहा देते हैं, ठीक है, तो उसके कारण इनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है, जिसके कारण इनकी जो पॉपुलेशन है वो घटती जा रही है। डैम्स हैं, डैम्स में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो नेचुरल फ्लो है वो बिगड़ता है, हैबिटेट बिगड़ता है, पॉल्यूशन होता है, जिसके कारण भी यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। अब इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करते हैं कि किस तरह से कंजर्व कर रहे हैं हम इसको। तो सबसे पहली चीज़, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, उसमें शेड्यूल 1 में आती हैं ये। IUCN में इसकी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं ये। साइट्स में ये अपेंडिक्स 1 में आती हैं। CMS यानी कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़ में ये अपेंडिक्स 2 में आती हैं।
स्टेप्स की बात करें कि स्टेप्स कौन कौन सी ली गई हैं गवर्नमेंट ने, तो सबसे पहली प्रोजेक्ट डॉल्फिन है। उसके अलावा यहाँ पे डॉल्फिन सेंचुरी बनाई गई है। तो देखो, डॉल्फिन सेंचुरी जो है, एक ही डॉल्फिन सेंचुरी है इंडिया में जिसका नाम है विक्रमशिला गैंजेस डॉल्फिन सेंचुरी। तो देखो, ये जो विक्रमशिला गैंजेस डॉल्फिन सेंचुरी है, ये बिहार में बनाई गई है और यहाँ पे डॉल्फिन को कंजर्व करने का काम कर रहे हैं। उसके लिए कंजर्वेशन प्लान भी बनाया गया है और एक नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे भी बनाया गया है, सो दैट अवेयरनेस जनरेट की जा सके रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, स्पीशीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। देखो, ये जो है एक आर्टिकल है जिसमें पेंटागन, जो कि यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि चाइना जो है अपना मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बहुत बढ़ा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि देखो, हर कंट्री यहाँ पे अपनी हेजीमनी को स्टैब्लिश करना चाहती है। अब मैंने आपको बताया था, हेजीमनी को स्टैब्लिश करने के दो तरीके होते हैं। हेजीमनी यानी कि अपने आप को बड़ा दिखाने के, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के दो तरीके होते हैं। अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए पूरे वर्ल्ड में दो तरीके होते हैं। एक होती है हार्ड पावर, एक होती है सॉफ्ट पावर। इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हार्ड पावर जो है, ये मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को आप अपनी बढ़ाओ तो ये आपकी हार्ड पावर बन जाती है। आपसे लोग डरेंगे, आपसे दूसरी कंट्रीज डरेंगे कि अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो ये हमारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह ना गिरा दें। ठीक है, दूसरी होती है सॉफ्ट पावर, जो कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा है। हालांकि इंडिया के पास हार्ड पावर भी है, लेकिन सॉफ्ट पावर इंडिया ज़्यादा यूज़ करता है। जैसे कि योगा, हमारी बॉलीवुड मूवीज़, ठीक है, इनसे हम लोगों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को कंट्रीज़ को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं थ्रू सॉफ्ट पावर। ठीक है, तो ये सॉफ्ट पावर जो होती है ज़्यादा सस्टेनेबल होती है। ठीक है, हार्ड पावर सस्टेनेबल नहीं होती। तो अब इसमें देखो, ये हार्ड पावर जो है, चाइना अपनी हार्ड पावर पे बहुत काम कर रहा है, क्योंकि चाइना की सॉफ्ट पावर आप देखोगे ना तो उतनी नहीं है, चाइना की हार्ड पावर बहुत है। तो चाइना अपनी हार्ड पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है बाय एनहांसिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, स्पेशली एशिया पैसिफिक रीजन में, जहाँ पे यूएस अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है, तो बीजिंग जो है, चाहे स्पेस में ले लो, साइबर में ले लो, मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ में ले लो, या फिर ताइवान के ऊपर थ्रेट्स को ले लो, इन सभी एस्पेक्ट्स में जो चाइना है वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहा है। ये कहा है पेंटागन ने। ठीक है, पेंटागन जो कि यूएस की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। अब ये भी कहा है कि यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एट स्टेक क्या है, यहाँ पे स्टेक पे है यूएस चाइना रिलेशंस, क्योंकि दोनों के बीच में ट्रेड वॉर भी चल रही है, इकोनॉमिक बेसिस पे भी यहाँ पे ट्रेड वॉर चल रही है, और हेजिमनी के लिए, पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल हेजिमनी के लिए भी यहाँ पे एक वॉर तरक्की की देखने को मिल रही है। ठीक है, इनडायरेक्ट वॉर आप कह सकते हो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि यूएस की जो अभी जब बाइडेन आए हैं, बाइडेन अभी तक भी चाइना के ऊपर कोई पक्की पॉलिसी बता नहीं पाए हैं कि वो किस पॉलिसी को फॉलो करेंगे। अब हो सकता है कि इसके जो यूएस के जो अलायंसेस हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वो भी थोड़े इम्बैलेंस हों, या फिर थोड़ा अल्ट्रेशन देखने को मिल सकता है बाकी अलायंसेस में, यूएस के जो हैं इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, आसपास की कंट्रीज़ के साथ, ये थोड़ा चेंज देखने को मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यूएस विल अप्लाई एज अ फॉरेन पॉलिसी फॉर चाइना। ठीक है, अच्छा, अब देखो, लेटेस्ट एग्जाम्पल जो है चाइना की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का, वो ये है कि चाइना ने एक हाइपरसोनिक वेपन डेवलप किया है, हाइपरसोनिक वेपन कैपेबल मिसाइल यहाँ पर डेवलप की है। तो ये चीज़ भी यूएस ने ही बताई थी। यूएस ने अपनी रिसर्च के बेसिस पे ये बताया था, अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पे ये बताया था कि चाइना जो है, इसने रिसेंटली एक हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप की है। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप की है, जो कि यहाँ पे क्या काम करेगी, यहाँ पे न्यूक्लियर कैपेबल भी हो सकती है ये वेपन मिसाइल, और इसको टेस्ट किया गया है। ठीक है, तो लेकिन चाइना ने ऐसा बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो यहाँ पे रीयूजेबल स्पेस व्हीकल को टेस्ट कर रहे थे, आप लोगों ने समझ लिया कि हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा है कि यहाँ पे एक स्पुटनिक मूवमेंट जैसा सिमिलर कुछ हो रहा है। स्पुटनिक मूवमेंट क्या था कि यूएसएसआर था, यूएसएसआर ने 1957 में अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना स्टार्ट किया था। फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट भेजी थी यूएसएसआर ने, और उसके कारण क्या हुआ था, उसके कारण काफ़ी सारी कंट्रीज़, काफ़ी सारा पूरा वर्ल्ड को एक सरप्राइज़ मिला था कि ये क्या हो गया। वैसा ही यहाँ पे चाइना के साथ हो रहा है। चाइना रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जो जिसके कारण वर्ल्ड को लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो चाइनीज़ की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं वो वर्ल्ड के लिए भी खतरा हो सकती हैं, और जो इनका मॉडर्नाइजेशन है, चाइना का मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, वो यूएस के लिए तो खतरा है ही। ठीक है, तो ये कहा है चाइनीज़ मॉडर्नाइजेशन एज अ की जस्टिफिकेशन फॉर रीबिल्डिंग यूएस न्यूक्लियर आर्सेनल प्रोजेक्ट विच विल कॉस्ट अबाउट $1 billion
इन ओवर 30 ईयर्स। तो इसको देखा देखी करके यहाँ पे यूएस भी अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और $1 बिलियन का यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट एक अपना अनाउंस कर दिया है। तो ये एक छोटा सा इशू था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो इंटरनेशनल रिलेशन में ना ये डायनेमिक इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन इज नॉट अ स्टैटिक सब्जेक्ट, इसमें रेगुलरली अपग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब एक छोटा सा इशू ये कि नाइजीरिया जो है, नाइजीरिया ये कंट्री आप देख पा रहे हो, इसके लेगोस में, लेगोस एक सिटी है, यहाँ पे कमर्शियल कैपिटल जो कमर्शियल बिल्डिंग जो थी, हाई राइज बिल्डिंग जो थी, वो कोलैप्स हो गई, जिसके कारण कई सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है और डजन्स ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड हियर, ठीक है। तो इसीलिए हमारे लिए यहाँ पे जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये लागोस कहाँ है। तो देखो ये नाइजीरिया दिख रहा है, 1 मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट आपको मैं अच्छे से बता पाऊँ। ये नाइजीरिया दिख रहा है आपको, ये है हमारा इंडिया, ठीक है, ये है अफ्रीका। और अफ्रीका में ये जो नाइजीरिया दिख रहा है रेड कलर का, उसमें इस रीजन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लागोस, ठीक है, ये वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा लागोस। ओके, आगे बात करते हैं। थोड़ा सा इसको नाइजीरिया को देखा है तो हमने अफ्रीका को भी देख लेते हैं। तो देखो ये है अफ्रीका, ठीक है। ये अफ्रीका जो है एशिया के साथ भी बॉर्डर्स, मतलब एशिया के साथ भी थोड़ा बहुत कनेक्टेड है और यहाँ पे यूरोप के साथ भी कनेक्टेड है। एशिया के साथ कैसे कनेक्टेड है? बाय सुएज कैनाल, ये है सुएज कैनाल, ठीक है, इसके थ्रू कनेक्टेड होता है। और यहाँ पे एक आता है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। ये बाब अल मंदेब यहाँ पे एक आता है स्ट्रेट, ठीक है, जिसके थ्रू एशिया से हम कनेक्ट होते हैं या एशिया से अलग होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये यूरोप से अलग करता है अफ्रीका को, ठीक है। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे रेड सी है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, फिर यहाँ पे अटलांटिक ओशन है और यहाँ पे है इंडियन ओशन, ठीक है। ये पूरा अफ्रीका का मैप है, इसको एक बार कंट्रीज़ को देखना। आज आपका होमवर्क ये है कि आप एटलस में जाके अफ्रीका की कंट्रीज़ को एक नज़र डालोगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये है नाइजीरिया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और इस साइड पे कहीं पे पड़ता है लेगोस, जो कि इसका एक कमर्शियल कैपिटल है जहाँ पे ये हादसा हुआ है। इसके आसपास पड़ता है ये टोगो, घाना, बेनाइन, ठीक है, नाइजर, चड इसके पास में पड़ता है, और है क्या, कैमरून, ठीक है। अच्छा, आप मुझे आज जब एटलस में देखोगे तो उसमें से देख के बताना कि क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाइजीरिया से पास होता है, और दूसरी चीज़ देख के बताना कि क्या प्राइम मेरिडियन इससे क्रॉस होती है, नाइजीरिया से क्रॉस होती है, और अगर नहीं होती है, अगर होती है, दोनों केसेस बताना। अगर नहीं होती है तो किस कंट्री से, इसके आसपास वाले किस कंट्री से ये दोनों लाइंस पास होती हैं, ठीक है। ये देख के आप मुझे बताओगे आज ही। ओके, अच्छा ये भी देख लो, एक मेडागास्कर है, ठीक है, ये मेडागास्कर है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये है मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। अच्छा, सूडान का कू हमने देखा था, कुछ दिन पहले बात की थी सूडान के कू की, तो यहाँ पे ये है सूडान, ठीक है। ऊपर यहाँ पे इजिप्ट के जस्ट नीचे सूडान है, और इसके नीचे यहाँ पे है साउथ सूडान, जो कि 2011 में सूडान से ही अलग हुआ है, समझ गए। और ये वाला जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें कौन कौन आता है, जिसमें आता है एरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, सूडान, ठीक है। ये वाले जो रीजन आते हैं ये हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट, समझ गए। और इथोपिया जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये भी ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। देखो ये जो है आखिरी आर्टिकल है, इसमें बताया गया है कि पैराशूट यूनिट्स को यहाँ पे कॉम्बैट मैन्यूवर के लिए प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो आर्मी जो है अब अपनी जो एयर कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे क्या होता है ना, आर्मी के काफ़ी सारी बटालियन हैं, जिसमें कि 50th पैराशूट ब्रिगेड भी है। 50th पैराशूट ब्रिगेड जो है, इसमें ब्रिगेड साइज फॉर्मेशन है ये। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बटालियन है पैराशूट रेजिमेंट की, जो कि पैराशूट बेसिस पे यहाँ पे काम कर पाएँ, पैराशूट मैन्यूवर्स यहाँ पे कर पाएँ। तो इसके लिए यहाँ पे एयरबॉर्न एक्सरसाइज वगैरह ये करवाए हैं। यहाँ पे लगभग 14,000 फीट, लगभग 14,000 फीट की यहाँ पे हाइट से इनको ड्रॉप जोन वगैरह की प्रैक्टिस कराई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक्लेमेटाइज किया गया यहाँ पे लोगों को, जो भी यहाँ पे ट्रूप्स करने वाले थे इस एक्सरसाइज को, पहले इस रीजन से एक्लेमेटाइज किया गया। अच्छा, ये लद्दाख में हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ का क्लाइमेट आप जानते हो कितना हार्श है, तो इसलिए यहाँ पे एक्लेमेटाइज करवाना, यानी कि उस मौसम से थोड़ा सा बॉडी अडाप्ट कर ले, उसको कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पूरा मिसाइल डिटैचमेंट वगैरह की प्रैक्टिस कराई गई है, स्पेशलिस्ट व्हीकल्स की प्रैक्टिस कराई गई है। तो यहाँ पे C-130 एयरक्राफ्ट यूज़ किया गया और AN-32 एयरक्राफ्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है। और यहाँ पे माउंटिंग अलग अलग तरीके से कराई गई, यहाँ पे ड्रॉप जोन्स की प्रैक्टिस कराई गई, ड्रॉप कैसे आपको करना है, ग्रुप्स में कैसे ड्रॉप होना है, इंडिविजुअली किस तरह से ड्रॉप होना है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अच्छा, ये इसीलिए भी डिफिकल्ट था क्योंकि यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन की कमी रहती है, ऑक्सीजन उतना होता नहीं है, दूसरा यहाँ पे बहुत ठंड होती है, -20 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे इस तरह की, यहाँ पे हमारी जो मिलिट्री है, हमारी जो आर्मी है, वो इस तरह से अपने आप को तैयार करती है। तो यू मस्ट नो दिस, ठीक है। तो थोड़ा सा पैराशूट रेजिमेंट के बारे में देख लेना, पैराशूट ब्रिगेड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओके,
अब आता है आज का एथिक्स डोज। आज का एथिक्स डोज में हम डिस्कस करेंगे लॉ वर्सेस कंसाइंस को। देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केस स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से भी। कई बार आप ऐसी केस स्टडीज़ देखोगे जिसमें आपका जो एथिकल डिलेमा होगी ना, वो इसी के बीच में होगी। एक तरफ आप एक ऑफिसर हो और आपको रूल ऑफ लॉ एक चीज़ कहती है, और दूसरी तरफ आपका कंसाइंस है। कंसाइंस क्या होता है? अंतरात्मा की आवाज़, जो बोलते हैं ना, अंतरात्मा की आवाज़ को कंसाइंस बोलते हैं। जो आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, कई सीरियल्स में देखा होगा कि कोई भी इंसान है, वो सोच रहा है, तो उसके ऊपर दो तरह के आपको लोग देखने को मिलेंगे। एक तरफ वो रेड कलर का होता है जो उसको गलत चीज़ें बताता है, तरफ एक वाइट कलर का होता है जो उसको सही चीज़ें बताता है। ठीक है, तो ये होता है कंसाइंस, जो आपका मन आपको बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आपके पास कोई एक कपल आया और उसने बोला कि हमको इस वेलफेयर स्कीम का बेनिफिट चाहिए, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आपको पता है कि हाँ भाई, उनकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत पावर्टी रिडन है, कोई बच्चे भी नहीं है, ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। तो आपका दिल ये कहेगा, आपका कंसाइंस ये कहेगा, आपका कंपैशन की वैल्यू ये कहेगी कि मुझे इनको ये बेनिफिट देना चाहिए। लेकिन रूल ऑफ लॉ कहेगा कि नहीं, इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते एलिजिबिलिटी, तो आप इनको ये बेनिफिट्स नहीं दे सकते। तो ये पूरा इशू है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपको किसको यहाँ पे प्रेफरेंस देनी है। तो इसीलिए हमको जानना ज़रूरी है कि लॉ का क्या मतलब है और कंसाइंस का क्या मतलब है। तो देखो, दोनों ही जो है ना, ये एथिकल स्टैंडर्ड्स को बताते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये दोनों ही आपको ये बताते हैं। लेकिन लॉ जो है ये बाहर से बताता है आपको। ठीक है, ये बाहर से इम्पोज किया जाता है। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये बताता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हो तो आपकी ड्यूटी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करो। ठीक है, नहीं भी हो तो भी आपकी ड्यूटी है। ठीक है, अगर आपके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है या फिर आपके लिए रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, कई सारे एक्ट्स बनाए गए हैं, तो आपकी ड्यूटी है कि आप इनको फॉलो करो। तो ये बाहर से आता है। लेकिन कंसाइंस जो है, ये विद इन द एक्टर होता है। ये सोसाइटी मोरालिटी के बेसिस पे आता है। ठीक है, मतलब ये अंदर से आता है, इसको कोई इम्पोज नहीं करता आपके ऊपर। लेकिन लॉ को लोग बाहर से इम्पोज करते हैं आपके ऊपर। ये जो है, ये जनरल रूल्स बताता है। लॉ जो है, ये जनरल रूल्स बताता है। लेकिन यहाँ पे कंसाइंस आपको जजमेंट करना सिखाता है, आपको एक्ट ऑफ इंटेलेक्ट बताता है, ये कि आप इंटेलेक्ट के बेसिस पर डिसाइड करो कि ये चीज़ एथिकल है, सही है या गलत है। ठीक है, ये जो है लॉ जो है, ये मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है बाय अ सोसाइटी दैट हैव लीगल सैंक्शंस। तो आपको अगर लॉ की डेफिनेशन समझनी है तो ये आप लिख सकते हो, इट इज़ द मिनिमम स्टैंडर्ड्स सेट बाय अ सोसाइटी दैट हैव लीगल सैंक्शंस। तो ये सोसाइटी डिसाइड करती है कि जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बताया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? सोसाइटी का ही तो पार्ट थी। उन्होंने बताया कि भाई आपको सभी को फ्रीडम देनी है, तो हमने यहाँ पे राइट टू फ्रीडम की बात की। अब इसको फिर आपने दे दिया लीगल सैंक्शन, तो ये बन गया लॉ। लेकिन कॉन्साइंस में क्या होता है कि ये कॉग्निटिव और इमोशनल साइड है माइंड की। ठीक है, इसको ना आपको सोसाइटी बताती है, ना आपको कोई नॉर्म्स बताते हैं, ना आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा, लेकिन ना ही इसका कोई लीगल सैंक्शन होगा। अगर आपका मन कह रहा है कि मुझे इसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने बोल दिया, तो कोई आपको पनिश नहीं करेगा, फांसी पर नहीं लटका देगा। लेकिन आपने किसी को मतलब किसी का मर्डर कर दिया, तो यहाँ पे तो लीगल सैंक्शन है। ये लॉ बोलता है कि आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल फांसी पर चढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंसाइन जो है, ये कॉग्निटिव और इमोशनल साइड है। लेकिन ये जो है लॉ जो है, ये स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी ने प्लेस किए हैं, जिनके लीगल सैंक्शन हैं, वो हैं लॉ। ठीक है, समझ गए? ये दोनों डिफरेंस है। तो आपको मुझे एक ऐसी सिचुएशन बतानी है अपनी पर्सनल लाइफ से, जो कि जिसमें कि आपने इस तरह की एक डिलेमा फेस की हो कि आप किसको फॉलो करो, लॉ को फॉलो करो कि कंसाइंस को फॉलो करो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अपनी लाइफ का एक वो बताती हूँ, एक किस्सा, जिसमें कि मेरी मदर की, अगर सपोज कि मेरी मदर की एक तबीयत ठीक नहीं है और मुझे जल्दी घर पहुँचना है। ठीक है, तो मेरा कंसाइंस एक बोलता है कि भाई छोड़ो ट्रैफिक सिग्नल्स को, सीधे घर पहुँचो। ठीक है, दूसरी तरफ लॉ ये बोलता है कि नहीं, मुझे सारे ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए। अब मैं इसमें क्या करूँ? ये लॉ वर्सेस कंसाइंस का एथिकल डिलेमा है। ठीक है, ऐसे ही आप अपनी पर्सनल लाइफ की एग्जांपल्स यहाँ पे बताना मुझे इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अच्छा, एक चीज़ और, कि कल वो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी वाला जो मैंने आपको कहा था वीडियो आएगा, वो आ नहीं पाया। देखो, वो वीडियो बन गया है, वो अपलोड भी हो गया है, लेकिन क्योंकि हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस शेड्यूल्ड हैं, तो इसलिए उसको स्लॉट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। जैसे से ही स्लॉट मिलता है वैसे ही मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, तो आपकी सारी जो डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक, वो क्लियर हो जाएंगे। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।